डियर स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 6 तक हो गया था। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 7 जो 93 में आया है। क्वेश्चन नंबर 7 1993। क्या है क्वेश्चन नंबर 7? सो दैट दी वेक्टर्स, तो लेट दी वेक्टर्स आर, क्या दिए हैं? लेट कर लिया है मैंने पहले वेक्टर को x1 की वैल्यू है क्वेश्चन नंबर 7 में 1 2 3, x2 बराबर 3 2 1 और x3 बराबर 1 1 1। ये कह रहे हैं कि सिद्ध कीजिए डिपेंडेंट है। हमें कोई मतलब नहीं, चाहे डिपेंडेंट हो चाहे इंडिपेंडेंट हो, हमारा जो काम है वो करेंगे। तो आगे लिखिए, नाउ फॉर लीनियरली डिपेंडेंट and independent we have now for linearly dependent and independent we have a1 x1 plus a2 x2 plus a3 x3 बराबर o। जीरो वेक्टर कह देते हैं, जैसे दिख रहा होगा। बिल्कुल सही। तो यहाँ पर हमारा क्या हुआ, a1 और x1 की वैल्यू लगा दीजिए 1 2 3। थोड़ा फास्ट चलना होगा, आज ख़त्म करना है इस चैप्टर को। और a2 और इंटू x2 का मान है 3 2 1 और प्लस a3, बहुत फास्ट करूँगा, a3 और 1 1 1 इज इक्वल टू 0 0 0। अब हमारा क्या हुआ, दैट इज, पहले में पहला ही तो जोड़ते हैं, तो उस हिसाब से हुआ 1 इंटू a1 3 इंटू a2 और 1 इंटू a3 इज इक्वल टू 0, नंबर 1। अगला 2 इंटू a1 2 इंटू a2 2 इंटू a2 प्लस 1 इंटू a3 इज इक्वल टू 0, नंबर 2। तीसरा 3 इंटू a1 3 इंटू a1 प्लस 1 इंटू a2 और प्लस 1 इंटू a3 बराबर 0, नंबर 3। फ्रॉम 1 एंड 2 वी गेट, कोई से दो ले लो, फ्रॉम 1 एंड 2 वी गेट क्या मिलेगा, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन लगा दी, जिसे हिंदी में वज्र गुणन विधि कहते हैं। a1 अपॉन माइनस का a2 अपॉन, माइनस इसलिए लिख लेते हैं कि अब हमारा एक ही क्रम चलेगा, और a3 अपॉन a1 बंद कर लिया तो 3 एकन 3 और माइनस 2 एकन 2 3 माइनस 2। a2 बंद कर लेंगे, फिर भी हमारा क्रम यही वाला रहेगा क्योंकि मैंने माइनस लगा लिया था। ये बंद कर लिया तो 1 इंटू 1 1 और माइनस 1 एकन 1 और माइनस 2 एकन 2, तो 1 माइनस 2। इसे a3 को बंद कर लीजिए तो 2 इंटू a1 1 इंटू 2 2 हो गया, 2 माइनस 3 दूनी 6 2 माइनस 6। दैट इज, इसका मतलब हो गया a1 अपॉन 1 और बराबर 1 में से 2 गया -1 और -1 माइनस ऊपर है तो a2 अपॉन 1 और प्लस a3 अपॉन कितना है 2 एकन 2 माइनस 3 दूनी 6, बिल्कुल ठीक, 1 3 और ये है 2 2 तो 2 एकन 2 और माइनस, बिल्कुल ठीक, 2 माइनस 6 का मतलब ये हो गया -4। बराबर कह दीजिए k से, हमने k कह लिया
अब हमारा क्या करना है मुझे, यहां से a1/1 बराबर k, तो a1 का मान देयरफॉर a1 का मान हो गया k, a2 का मान भी हो गया k, a2 की वैल्यू k और a3 की वैल्यू है -4k, वैल्यू है -4k। दीज वैल्यूज पुट इन 3 वी गेट, 3 क्या था, दीज वैल्यूज पुट इन 3 वी गेट, 3 क्या था, यहां से मैंने हटा दिया, 3 क्या है हमारा 7 में, 3 इंटू a1 यही था, 3 इंटू a1, 1 इंटू a2, 1 इंटू a2 और प्लस 1 इंटू a3 बराबर 0, ये 3 था। a1 की वैल्यू हम k लगाएंगे तो ये हो गया हमारा 3k, a2 की वैल्यू हम k लगाएंगे तो ये हमारा हो गया k, और a3 की वैल्यू यहाँ पर -4k लगा दें तो -4k और बराबर 0। तो 3k और k हो गया हमारा 4k और माइनस का भी हो गया 4k बराबर 0। k की वैल्यू हो गई हमारा 0 k कॉमन ले लें तो यहाँ नीचे जाके हो जाएगा 4 -4, तो k बराबर हो गया 0/0। तो k की वैल्यू क्या हो गई, देयरफॉर k डज नॉट एग्जिस्ट या इनडिटर्मिनेट, डज नॉट एग्जिस्ट कह दो k को, या कह दो k की वैल्यू इनडिटर्मिनेट है क्योंकि 0 में 0 का भाग नहीं दे सकते। दैट इज, अगर k हमारा डज नॉट एग्जिस्ट है, k का मान संभव नहीं है, तो अब हमारे मान ये ही हो जाएंगे क्योंकि k का मान लगा ही नहीं सकते। दैट इज a1 की वैल्यू k, a2 की वैल्यू k और एंड a3 की जो वैल्यू है वो -4k यही रहेगी, और अगर ये रहेगी तो ये k पर डिपेंड कर रही है, तो क्या लिखेंगे, हैंस द वेक्टर्स आर लीनियरली डिपेंडेंट, क्योंकि ये हमारे k पे डिपेंड कर रहा है। ये हो गया हमारा 7th क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 8 नोट कर लीजिए, कर लिया होगा नोट। क्वेश्चन नंबर 8 आज खत्म करना है, जल्दी से चलते हैं। 8वां क्वेश्चन क्या है, लेट दी वेक्टर्स आर, लेट दी वेक्टर्स आर क्या दिए हैं, वेक्टर्स आर, क्वेश्चन नंबर 8, x1 बराबर 2 3 1 -1, x1 बराबर है 2 3 1 -1, 2 3 1 -1, और x2 बराबर है 2 3 1 -2, 2 3 1 -2, ये है हमारा x2 बराबर 2 3 1, 4 एलिमेंट है यार एक में, 2 3 1 -2, और तीसरा वेक्टर है 4 6 2, x3 बराबर है 4 6 2 -3, 4 6 2 -3 आर लीनियरली डिपेंडेंट सिद्ध करना है। और ये 8वां क्वेश्चन 1996 में आया है, 1996 में आया है। अब यहाँ से जब शुरू करेंगे तो हम कहेंगे नाउ फॉर, बस ये वेक्टर लिखे होते हैं, इसमें कंडीशन लगा देते हैं, फिर हम समीकरण हल करके k की वो a1 a2 a3 के मान निकालते हैं। अगर a1 a2 a3 के मान k के पदों में आते हैं, जब k डज नॉट एग्जिस्ट होती है, 0.0 हो जाए तो डज नॉट एग्जिस्ट, तो वो मान हमारे k के पदों में रह जाते हैं। और जब a1 a2 a3 के मान हमारे k के पदों में होंगे तो इसको हम कह सकते हैं ये k पर निर्भर करेंगे, और निर्भर को कहते हैं डिपेंडेंट। और अगर मान आ जाए k का तो रख देते हैं तो हो जाता है इंडिपेंडेंट। तो नाउ फॉर लीनियरली
dependent and independent we have कंडीशन क्या होती है, a1x1 प्लस a2x2 प्लस a3x3 बराबर O। a1 हमारा a1 है, x1 का मान लगा दीजिए 2 3 1 माइनस 1, 2 3 1 माइनस 1 अभी ख़त्म कर रहा हूँ, प्लस a2 और इसका मान लगा दीजिए 2 3 1 माइनस 2 और a3 इंटू 4 6 2 माइनस 3। चूंकि इसमें 3 एलिमेंट होते थे तो उधर भी हम O को 3 एलिमेंट वाला वेक्टर लिखते थे, 0 वेक्टर को। अब चूंकि 4 हैं हर एक में तो इसे लिखेंगे 0 0 0 0 4। ऑन कंपेयरिंग we get कंपेयर क्या करेंगे, we get 2 into a1 प्लस 2 into a2 प्लस 4 into a3। अच्छा क्वेश्चन है, मैंने उठाया इसको। 4 into a3, 2 into a1 2 into a1 2 into a2 और 4 into a3 और बराबर वो वाला 0 नंबर 1। 4 इक्वेशन बनेंगे। तो इसका मतलब एक कोई इक्वेशन 2 में लगाएंगे, बज्रगुणन क्रॉस मल्टीप्लीकेशन मेथड 2 में लगाएंगे, और जो तीसरा चौथा पड़ा होगा उन 3 4 में से हम किसी को एक को यूज कर लेंगे, एक हमारा एक्स्ट्रा पड़ा रहेगा। अगला क्या है, 3 into a1 3 into a2 3 into a1 3 into a2 और 6 into a3 6 into a3 बराबर 0। ये दोनों समीकरण एक ही है, देखना अभी इसको अभी मत लिखिए। इसमें चूंकि 2 कॉमन है तो कॉमन के बाद क्या बना, 1 into a1 प्लस 1 into a2 और प्लस 2 into a3 बराबर 0। इसे डालिए 1। जो हमारा पहला बना 2 into a1 2 into a2 और 4 into a3, फिर इसमें 2 कॉमन लेके 0 में चला गया तो 1 into a1 1 into a2 और ये हो गया 2 into a3 बराबर 0। अगला वाला लिखिए 3 into a1, ये भी वही बनेगा 3 into a1 प्लस 3 into a2 3 into a2 3 into a2 और 6 into a3 प्लस 6 into a3 बराबर 0। अभी मत डालना इसको, इसमें 3 कॉमन लेके 0 में भेजना, देखें क्या बनता है। 3 कॉमन लेके 0 में भेज दो तो यहाँ से बनेगा 1 into a1 1 into a2 प्लस 2 into a3। इसे नंबर 2 भले ही कह रहे हैं लेकिन ये दोनों कैसे हैं, सेम। कैसे हैं, a1 a2 2a3 a1 a2 2a3 दोनों सेम हैं तो ये एक ही गिना जाएगा, कोई बात नहीं। अगला उठाइए, तीसरा नंबर का उठाइए, 2 उठ चुके हैं। ऊपर चलते हैं। इसीलिए एक समीकरण ज़्यादा बन रहा था इसमें, क्योंकि ये रिपीट मार गए ना। अब हमारा तीसरा क्या बनेगा, 1 into a1 1 into a1 1 into a2 1 into a2, ये भी कोई बन रहा लग रहा है। 1 into a1 1 into a2 और 2 into a3 प्लस 2 into a3 बराबर 0। ये नंबर 3 देखिए, ये भी सेम है। a1 a2 2a3 a1 a2 2a3 और a1 a2 2a3, ये भी वही बना जाके। अब देखता हूं क्या बनता है। एक अगला क्या बनेगा, -1 into a1 -1 into a1 -1 into a1
-1 इंटू A1, -2 इंटू A2, -2 इंटू -1 इंटू A1, -2 इंटू A2 और -3 इंटू A3, -3 इंटू A3 बराबर 0। अथवा हम इसमें ऋण का गुणा कर दें तो 1 इंटू और माने अथवा 1 इंटू A1 प्लस 2 इंटू A2 प्लस 3 इंटू A3 बराबर 0। ये 4 बन गया। तो अब हमारे पास ये बताइए कितने इक्वेशन है, 1 2 3 4, जिनमें से एक देख मिला के देख लो 1 1 2 और 2 है 1 1 2 और 3 भी है 1 1 2, तो तीनों इक्वेशन सेम है। तो ये लिखना होगा यहाँ हियर इक्वेशंस 1 2 3 आर सेम। अगर ये 1 2 3 सेम हैं तो देन एक ही बार लिखे जाएंगे। ये जो ये है वही ये है वही अगर ये है तो इन तीनों को मिला के हम एक ही बार लिखेंगे 1 इंटू A1 प्लस 1 इंटू A2 प्लस 2 इंटू A3 बराबर 0। इससे कोई इक्वेशन मैंने A डाल लिया। A क्यों डाल लिया? क्योंकि इस A में 1 भी है, इस A में 2 भी है, इस A में 3 भी है, तो 3 इक्वेशन गायब हो गए। उन तीनों से एक ही बात आ रही है ये, और जो चौथा है उसे भी कह लो 1 इंटू A1 अब प्लस 2 इंटू A2 और प्लस 3 इंटू A3 बराबर 0, ये भी। अब सुनिए कहानी क्या बन रही है यहाँ। A1 A2 क्रॉस मल्टीप्लीकेशन लगाएंगे तो A1 A2 A3 के मान जो K से कहेंगे तो वो K से वाले ही मान रहेंगे। क्यों? अब आपके पास इन दो समीकरणों को क्रॉस मल्टीप्लीकेशन से हल कर दिया जाए तो यहाँ से जो K के पदों में मान आएंगे वो तीसरे समीकरण ही नहीं है मेरे पास जिसमें रखे जाएं। अब तो जो आएंगे सो यहीं से आ जाएंगे, आगे कोई भी कैलकुलेशन नहीं होगा। कैसे नहीं होगा? इसलिए बहुत अच्छा क्वेश्चन था ये। जो हमारे थे 2 2 4 2 कॉमन तो 1 1 2, 3 3 6 और 2 कॉमन तो 1 1 2। अब 1 1 और ये 2, ये शुरू के जो 3 हैं एलिमेंट, हर एक में जो 3 एलिमेंट हैं वो एक ही समीकरण दे रहे हैं हर बार। 1 2 3 जो हैं वो एक ही समीकरण दे रहे हैं और चौथा जो है वो एक दूसरा समीकरण है। तो अब हमारे पास 2 ही समीकरण रह गए और 2 में लगाते हैं क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, तब 2 के बाद कहीं तीसरे में रखते थे, तीसरा समीकरण ही नहीं है। तो यहीं से जो मान आएंगे वो वही के वही वो मान रह जाएंगे। अब हमारे पास कोई ऐसा इक्वेशन नहीं है जिसमें हम इन वैल्यूएशनों को रख सकें। अब तुम कहो इनमें से 4 दिए किसी में रख लो, क्यों रख लोगे भैया? ये 1 2 3 एक साथ यूज हो गए और जो 4 था वो ये यूज हो गया। अब हमारा कोई बचा ही नहीं है जिसको हम अगला समीकरण कह सकें। क्लियर हो गया होगा? यहाँ पर जो 1 2 3 है वो एक ही में समा गए और जो 4 है वो अगला हो गया। अब बाई क्रॉस मल्टीप्लीकेशन इसको हल करें फ्रॉम A एंड B वी गेट, तो जो मान आएंगे वो यहीं से आएंगे, वो रह जाएंगे। कोई तीसरा समीकरण मेरे पास नहीं है जिसमें हम A1 A2 A3 के मान K के पदों में रखें जो कि K का मान प्राप्त हो जाए। अब K का मान यहीं से जो आएगा वो ही रहेगा। कैसे? फ्रॉम A एंड B। अच्छा क्वेश्चन है, समीकरण 4 होने के बावजूद समीकरण 2 ही हैं क्योंकि 3 समीकरण जो बने वो सेम थे। फ्रॉम A एंड B वी गेट, A B से क्या मिला? A1 अपॉन बराबर -A2 अपॉन। बहुत अच्छा रहा ये क्वेश्चन उठा लिया, न आप कंफ्यूज हो जाते
इनसे तो तुम मान निकालते और इन्हीं में रख देते, तो इनको तो वैसे भी लाई कर जाएगा जब इनसे निकाल रहे हो। तो कोई अदर इक्वेशन होनी चाहिए, उसमें हम मान रखें, सो मेरे पास है नहीं, तो यहीं से जो मान के पदों में आएंगे वो के पदों में रह जाएंगे, तो डिपेंडेंट हो गया। तो a1 अपॉन 3 एकम 3 और माइनस 2 दूनी 4, तो 3 माइनस 4। इसे बंद कर लो, तो 3 एकम 3 और माइनस 2 एकम 2, तो 3 माइनस 2। इसे बंद कर लो, तो 1 दूनी 2, 2 माइनस 1 एकम 1, तो 2 माइनस 1। तो यहाँ से क्या आ गया, a1 अपॉन माइनस 1 बराबर 3 में से 2 गया 1, लेकिन ऋण लगा है तो ऋण का ही रहेगा, a2 अपॉन माइनस 1 और बराबर a3 अपॉन 2 में से बन गया तो 1। माइनस का नीचे गुणा कर दो, तो अथवा में कैसे लिखोगे, a1 अपॉन 1 बराबर a2 अपॉन 1 और बराबर a3 अपॉन माइनस 1 और बराबर कहेंगे k से। तो यहाँ क्या हुआ, दैट इज, इसका मतलब a1 का मान आ गया k, a2 का मान आ गया k और a3 का मान आ गया माइनस k। मान ये ही बने रहेंगे, ये मान हम किसी समीकरण में नहीं रख सकते। क्यों? क्योंकि ऑलरेडी हमारे पास 2 ही समीकरण है, तीसरा और होता तो ये वैल्यू उसमें रखते, तो ये हमारे के ही पदों में रहेंगे। तो नीचे लिख दीजिए, हैंस द वेक्टर्स आर लीनियरली डिपेंडेंट ठीक है, डायरेक्ट डिपेंडेंट हो गया ये, किसी में हमें रखने की जरूरत नहीं है, क्योंकि रखने के लिए कोई तीसरा समीकरण ही नहीं है, क्योंकि हमारे पास 2 ही समीकरण बन रहे हैं। क्यों? क्योंकि चौथा वाला तो ये है, लेकिन ये जो लिखा है इसमें 1 2 3 तीनों समीकरण इसी में समा गए। क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 9 अभी खत्म करता हूं। देखो, कुछ होमवर्क भी दूंगा, जैसे 11वां क्वेश्चन है, होमवर्क है। क्वेश्चन नंबर है हमारा 9, लेट दी वेक्टर्स, लेट मत लिखना, लेट नहीं लिखना, x1 x2 अपनी तरफ से नहीं लिखना है, एलिमेंट्री वेक्टर है तो वो e1 e2 से दे दिए गए। क्वेश्चन नंबर 9, और जो नवा क्वेश्चन है वो 1976 में आया है, 1976। लेट नहीं लिखना, ये लिखेंगे दी वेक्टर्स आर, क्योंकि गिवन है तो भी दी वेक्टर्स आर, और अगर हमारे नाम नहीं दिए होते तो लेट करते, तो लेट दी वेक्टर्स आर। तो दी वेक्टर्स आर क्या है, दी वेक्टर्स आर, क्वेश्चन अच्छा है ना, वेक्टर्स आर क्या है, जो E1 वेक्टर है वो हमारा है क्या, 1 0 0 कॉमा एंड सो ऑन कॉमा 0। इसमें n एलिमेंट हैं, कितने हैं, n, 1 0 0 एंड सो ऑन 0। और यहाँ चूंकि आइडेंटिटी जैसा है, आइडेंटिटी या एलिमेंट्री मैट्रिक्स 1 एक बार आया और सभी 0 है, तो यहाँ x1 वेक्टर कहते थे, उसकी बजाय एलिमेंट्री वेक्टर कह दिया। और E1 क्यों कहा, क्योंकि ये एलिमेंट्री वेक्टर है पहले नंबर वाला, पहला एलिमेंट्री है तो E1, दूसरा एलिमेंट्री क्या होगा, 0 1 और सब 0 कॉमा एंड सो ऑन कॉमा 0। तीसरा एलिमेंट्री वेक्टर क्या होगा, 0 0 1 और कॉमा एंड सो ऑन, और ये थोड़ा बड़ा लिख दिया करो, 0 0 0, ये 0 है, ये एंड सो ऑन है, ठीक है। इसी तरह से एंड सो ऑन इधर भी चलते रहेंगे और एंड सो ऑन इधर भी चलते रहेंगे। और लास्ट वाला है En बराबर, जो nवां है एलिमेंट वो है 0 0 0 और एंड सो ऑन लास्ट में 1। नाउ फॉर, अब इन्होंने कहा है ये लीनियरली इंडिपेंडेंट सिद्ध करना है, जो होगा बाद में देखा जाएगा, अपना काम शुरू कर दीजिए। नाउ फॉर linearly dependent and independent we have linearly dependent independent के लिए we have हमारे पास क्या है,
A1 E1 प्लस A2 E2 प्लस A3 E3 और प्लस एंड सो ऑन प्लस AN EN बराबर O मीन्स जीरो वेक्टर। तो A1 लिख लीजिए, A1 के बाद E1 क्या लिखोगे 1 0 0 एंड सो ऑन 0 प्लस A2 गुणा E2 क्या लिखोगे 0 1 0 1 0 एंड सो ऑन 0 और प्लस A3 इंटू 0 0 1 एंड सो ऑन 0 और एंड प्लस लगा के एंड सो ऑन लास्ट में लिखेंगे प्लस AN और 0 0 0 एंड सो ऑन 1 और बराबर, चूंकि इसमें n एलिमेंट हैं, इसमें भी n है, इसमें भी n है, तो O में भी कैसे लिखेंगे 0 0 0 और एंड सो ऑन 0। ऑन कंपेयरिंग वी गेट, ऑन कंपेयरिंग वी गेट, तुलना करें तो हमें क्या मिलेगा देखना, पहले में पहला ही तो जोड़ोगे तो केवल 1 इंटू A1 मिलेगा। क्या मिलेगा, पहला समीकरण बन गया 1 इंटू A1 और बराबर वो 0, तो A1 बराबर 0। अब दूसरा 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 जोड़ोगे तो केवल 1 इंटू A2 मिलेगा, तो यहाँ से A2 बराबर 0। तीसरा तीसरा जोड़ोगे तो A3 बराबर 0, तीसरा बन गया, एंड सो ऑन इधर भी और एंड सो ऑन इधर भी, और लास्ट में जाके बनेगा AN बराबर 0। तो इसे हम nवा कह सकते हैं, 1 2 3 एंड सो ऑन, nवा समीकरण। AN बराबर 0। तो कुल मिला के यहां से क्या मिला, देयरफॉर क्या मिला, A1 बराबर 0, A2 बराबर, हल ही नहीं करना, वो तो अपने आप 0 आ गए, तो इंडिपेंडेंट हो गए क्योंकि ये K पर निर्भर नहीं कर रहे। A2 बराबर 0, A3 बराबर 0, कॉमा एंड सो ऑन कॉमा AN बराबर 0। जब सभी हमारे 0 हैं तो लिख देंगे हैंस दी वेक्टर्स आर लीनियरली इंडिपेंडेंट, लीनियरली इंडिपेंडेंट हो गया। समझ गए होंगे इस बात को। क्वेश्चन नंबर 10, क्वेश्चन नंबर 10 खत्म होने जा रहे हैं क्योंकि 11th आपका होमवर्क है। आप क्वेश्चन नंबर 11 को करके दिखाएंगे हमें, और 10 के बाद में लास्ट 12 उठा रहा हूं। क्यों, जो कंडीशन है वो लगाइए और A1 A2 A3 के मान निकालिए। के पदों में आए तो डिपेंडेंट लिख दीजिए, और के का मान कुछ मिल जाता है तो वह इंडिपेंडेंट लिख देंगे। ठीक है, तो कुल मिला के हम पहुंच चुके हैं क्वेश्चन नंबर 10 पर। क्या है क्वेश्चन नंबर 10, और 10 जो क्वेश्चन है वो आया है 77 और 79 में, 1977 और 79 दो बार आया है। 10वां क्वेश्चन क्या कह रहे हैं, प्रूव दैट दी 4 वेक्टर, 4 वेक्टर दिए हैं तो लिखिए दी वेक्टर्स आर, लिखिए दी वेक्टर्स आर। क्या दिए हैं वेक्टर्स 10वें में, अल्फा 1, पहले वेक्टर का नाम अल्फा 1 दे दिया है x1 की जगह, तो अल्फा 1 वेक्टर है वो है 1 0 0। क्या है अल्फा 1 1 0 0, और जो अल्फा 2 है वो ऊपर ही लिख लीजिए, अल्फा 2 है वो है हमारा 0 1 0, और जो अल्फा 3 है वो है हमारा 0 0 1, और एंड, और जो लास्ट अल्फा 4 है वो है 1 1 1। तो इनका कहना ये है, ये चारों के चारों जो वेक्टर हैं वो बिलोंग्स टू B3R। इसका अर्थ और समझा दूं, एक होता है B3R और एक कहेंगे B3C। देखिए
ये बी का मतलब है वेक्टर्स, और 3 का मतलब है 3 एलिमेंट। हर वेक्टर में कितने हैं? 3 एलिमेंट। बी का मतलब वेक्टर ऑफ 3 रियल एलिमेंट्स। जो वेक्टर हैं वो हमारे 3 एलिमेंटों के रियल वेक्टर हैं, इसलिए B3R। और अगर 3 एलिमेंटों के ये वेक्टर होते और यहाँ पर आई वगैरह कॉम्प्लेक्स होता कुछ, तो हम कहते B3C, वेक्टर ऑफ 3 कॉम्प्लेक्स एलिमेंट, और ये है वेक्टर ऑफ 3 रियल एलिमेंट। समझ गए होंगे। इनका कहना क्या है कि फॉर्म ए लीनियरली डिपेंडेंट, क्या करेंगे? प्रूव दैट दी वेक्टर अल्फा 1, अल्फा 2, अल्फा 3, अल्फा 4 जो है, जो B3R को बिलोंग करते हैं, फॉर्म ए लीनियरली डिपेंडेंट। ये चारों के चारों जब लेके चलोगे तब तो डिपेंडेंट लाना है और सेट है। और बट एनी 3 ऑफ देम, कहने का मतलब चारों जब लेके चलो तब तो डिपेंडेंट आना चाहिए, के पे निर्भर करना चाहिए। और इनमें से कोई से 3, चारों लोगे तो डिपेंडेंट, और कोई से 3 ले लो, एक छोड़ दो, इनमें से कोई से 3 ले लो तो हमारा इंडिपेंडेंट आ जाएगा। देखिए पहले मैं चारों लेके चलता हूं, ठीक है? ये 4 दिए हो तो लिखिए नाउ चारों लेके चलें तब डिपेंडेंट, और कोई से 3 लेके चलें तो इंडिपेंडेंट सिद्ध करना है। तो नाउ फॉर लीनियरली डिपेंडेंट एंड इंडिपेंडेंट, खत्म हो रहा है अभी, इंडिपेंडेंट वी हैव, चारों लेके चल रहा हूं तो यहां पर कहेंगे A1 अल्फा 1 प्लस A2 अल्फा 2 प्लस A3 अल्फा 3 और प्लस A4 अल्फा 4 इज इक्वल टू, O मीन्स 0 वेक्टर। तो यहाँ A1 तो A1 है और अल्फा 1 का मान 1 0 0, फिर लिख लो A2 और 0 1 0, और फिर है आपका A3। चारों लेके चलें तो K पे निर्भर करना चाहिए तो डिपेंडेंट कह देंगे, और कोई 3 लेके चलें तो K का मान मिल जाना चाहिए, जो लगा दें तो इंडिपेंडेंट हो जाएगा। बस इतना दिखाना है। एनी 3 लेंगे तो इंडिपेंडेंट और चारों के चारों लेंगे तो डिपेंडेंट। A3 क्या है? 0 0 1, A3 है 0 0 1, और प्लस A4 इंटू जो अल्फा 4 है वो है 1 1 1, और बराबर O को लिखेंगे, 3 एलिमेंट हैं इसलिए 0 0 0। ऑन कंपेयरिंग वी गेट, ऑन कंपेयरिंग वी गेट, अगर हम कंपेयर कर दें तो क्या मिलेगा? यहाँ से पहला 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 और पहला उठा लें तो 1 इंटू A1 मिलेगा यहाँ से, या जो कहिए A1, 1 इंटू A1 मिलेगा, फिर 0 इंटू A2, 0 इंटू A3 और 1 इंटू A4। तो पहला मिला, पहला उठाया तो A1 प्लस A4 बराबर 0, नंबर 1। दूसरा जब उठाएंगे तो A2 प्लस A4 बराबर 0, नंबर 2। और तीसरा उठाएंगे तो A3 प्लस A4 बराबर 0, नंबर 3। A1 प्लस A4 बराबर 0। अगला उठाइए तो A0, A2 मिलेगा, A2 प्लस A4 बराबर 0 और A3 प्लस A4 बराबर 0। यहाँ पर लेट कर लिया जाए, कैलकुलेशन थोड़ी बदल गई है। देखिए यहाँ हल करते रहो, कभी ये हल ही नहीं होंगे, क्योंकि जी A1 A4 है, A2 A4 है, A3 A4 है, तो A4 सब में कॉमन है टर्म हमारा, तो हम A4 को ही K मान लेना। तो हमने लेट कर लिया A4 का मान K, देन A1 का मान हो जाएगा -K, A2 का मान हो जाएगा -K और A3 का मान हो जाएगा -K। तो यही हमारे मान बने रहेंगे। कैसा लगा यहाँ तक? क्लियर हो गया होगा। A4 के मान को हम K मान लें तो A1 A2 A3 के मान क्या हो गया, या दैट इज, इसको ऐसे करके लिख लें कि A1 का मान -K, क्रम वाइज A2 का मान -K, A3 का मान -K और A4 का मान है +K। तो ये K पर ही डिपेंड करते रहेंगे
अब हमारा मान क्यों के पे डिपेंड कर रहे हैं, क्योंकि इस मान को इसमें रखें तो a1 का मान माइनस के, a4 का मान k, तो k से माइनस के कट गया बराबर 0, k डज नॉट एग्जिस्ट। चाहो तो यहाँ लिख लो कि यहाँ कॉमा लगा के हियर, कॉमा लगा के कह दो हियर k डज नॉट एग्जिस्ट, k एग्जिस्ट ही नहीं करेगा, यहाँ आपस में कटते रहेंगे। a2 a प्लस a4 करें तब भी k से कट गया, a3 प्लस a4 करें तब भी k से, तो k पर निर्भर करेगा। तो यहाँ लिखेंगे हैंस द गिवन 4 वेक्टर्स, 4 लेके चले 4, अब 3 लेके चलेंगे अगेन में, कोई से 3, हैंस द गिवन 4 वेक्टर्स आर लीनियरली डिपेंडेंट। 4 लेके चले तो डिपेंडेंट आ गया। अब अगेन में हम कोई से 3 लेके चलेंगे, आपकी जौन सी इच्छा हो वो 3 उठा लीजिए, हम तो यही उठा लेंगे तीनों। चाहो तो ये 2 ले लो, तो अगला ये ले लो, ये छोड़ दो, एक कोई न कोई छोड़ना पड़ेगा, इनमें से कोई एक वेक्टर छोड़ना पड़ेगा। अगेन कहते हुए अगेन, अब हम कहेंगे a1 अल्फा 1 प्लस a2 अल्फा 2 प्लस a3 अल्फा 3, हमने 3 उठा लिए, कौन से 1 2 3, वो छोड़ दिया, ये उठा लिया। तो उठाओगे तो क्या लिखोगे, a1 और अल्फा 1 का मान 1 0 0। अब k पे निर्भर कर गया था तो वो डिपेंडेंट हो गया, अब k पे निर्भर नहीं करेगा, और प्लस a2 इंटू 0 1 0 और प्लस a3 इंटू 0 0 1 इज इक्वल टू 0 0 0 हो गया। ऑन कंपेयरिंग वी गेट, हम चारों लेके चले तो k के पदों में आया तो वो डिपेंडेंट हो गया, और वो कह रहे हैं कि 4 में से कोई 3 ले लिए जाएं, एनी 3 ले लो कोई से। तो ऑन कंपेयरिंग वी गेट तुलना कर दिया जाए तो हमें क्या मिलेगा, पहला उठाएं तो केवल a1 ही मिलेगा, a1 बराबर 0 नंबर 1। दूसरा उठाओगे तो a2 बराबर 0 नंबर 2, और तीसरा उठाओगे तो a3 बराबर 0। यही हो गए, दैट इज a1 भी 0 है, a2 भी 0 है और a3 भी 0 है, k पे निर्भर नहीं कर रहे। हैंस माने अतः, माँ 4 कह के चले थे तब डिपेंडेंट आए थे, यहाँ कहेंगे हैंस एनी 3 कहना, कोई से 3 ले सकते हैं। हैंस एनी 3 वेक्टर्स आर लीनियरली इंडिपेंडेंट। 3 लेके चले कोई से तो इंडिपेंडेंट आता है, क्योंकि ये 0 0 0 हो जाते हैं, और जब 4 लेके चलते हैं तो k के पदों में आते हैं तो डिपेंडेंट हो गया। 10वां 11वें क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट, सेकंड पार्ट, थर्ड पार्ट, ये तीनों के तीनों हमारे होमवर्क हैं, और 83 और 86 में आया है थर्ड पार्ट। अब हम आपको दिखाते हैं क्वेश्चन नंबर 11, इसकी हम एक्सरसाइज व्हाट्सएप कर देंगे, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 11 क्या है, होमवर्क 11 का फर्स्ट पार्ट, सेकंड पार्ट और थर्ड पार्ट, ये 3 दिए हैं, ये तीनों के तीनों होमवर्क हैं। अब आपका शुरू होता है लास्ट क्वेश्चन इस चैप्टर का, क्वेश्चन नंबर 12। खत्म हो गया ये चैप्टर भी। अगला और है कैरेक्टरिस्टिक रूट्स एंड वेक्टर एंड कैली हैमिल्टन थ्योरम, और उस कैली हैमिल्टन थ्योरम के द्वारा एंड फाइंड ए इनवर्स, और उसके बाद 4 क्वेश्चन वाला एक चैप्टर और लगा है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। 2 चैप्टर बचे हैं, उनको हम एक ही मानते हैं। क्यों? क्योंकि जो अगला लास्ट वाला है वो एक ही वीडियो में, एक ही लेक्चर में खत्म हो जाएगा। इसी लास्ट क्वेश्चन 12 सेकंड पेपर के लिए तैयार रहें। इसमें 2 यूनिट कंप्लीट होने वाली हैं।
अब 2 अगले में करेंगे सेकंड में, और फिर थर्ड कंप्लीट करके वापस लौटेंगे। लास्ट है सो दैट यूजिंग ए मैट्रिक्स दैट द सेट, हमारा लिखा है सेट ऑफ वेक्टर्स x1 बराबर इतना, x2 बराबर इतना और x3 बराबर इतना इज लीनियरली डिपेंडेंट सिद्ध करने हैं। और उसके बाद कहा है डिटरमाइन ए मैक्सिमम सबसेट ऑफ लीनियरली इंडिपेंडेंट वेक्टर्स एंड एक्सप्रेस अदर एज लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ वेक्टर। इसको मैं बताऊंगा क्या है। एक तो लीनियरली इंडिपेंडेंट सिद्ध करना है, और जो हमारे कितने दिए हैं 1 2 3 दिए हैं, तो कोई से 2 लेके चलना, वो तीसरे के बराबर हो जाएं, तो जो बराबर होंगे उसे कह देंगे कि दिस इज द लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ दिस एंड दिस। तो लिखिए दी वेक्टर्स आर, लास्ट क्वेश्चन दी वेक्टर्स आर, क्या है वेक्टर हमारे x1 बराबर 2 3 1 -1, x1 बराबर है 2 3 1 -1, 2 3 1 -1, और अगला है 2 3 1 -2, x2 बराबर है 2 3, ऐसा पीछे रिपीट हो गया है 2 3 1 -2, एक वेक्टर कम कर दिया गया है इसमें 2 3 1 -2, और x3 बराबर है 4 6 2 -3, और x3 बराबर है 4 6 2 -3। ये कहा है कि ये 3 वेक्टर कैसे होने चाहिए, लीनियरली डिपेंडेंट। तो यहां पर कहेंगे नाउ फॉर लीनियरली डिपेंडेंट एंड इंडिपेंडेंट वी हैव, डिपेंडेंट इंडिपेंडेंट के लिए हमारा क्या होता है a1 x1 प्लस a2 x2 प्लस a3 x3 बराबर o। a1 क्या है, a1 लिख लो, ज्ञात करना है, अननोन है, x1 गिवन है 2 3 1 -1 प्लस a2 इंटू x2 का मान 2 3 1 -2 और प्लस a3 इंटू 4 6 2 -3, 4 6 2 -3, और O को लिख दो 0 0, 4 एलिमेंट चल रहे हैं सब में, इसलिए ऑन कंपेयरिंग वी गेट ऑन कंपेयरिंग वी गेट, तुलना करें तो हमें क्या मिलेगा, पहले में गुणा करें तो 2 इंटू a1 और प्लस 2 इंटू वही है जो अभी 3 समीकरण का एक बना था, 2 इंटू a2 और 4 इंटू प्लस 4 इंटू a3 बराबर 0। अभी नंबर 1 मत कहना, 2 कॉमन लेके 0 में चला गया तो a1 प्लस a2 प्लस 2a3 बराबर 0, नंबर 1। अगला उठाइए 3 इंटू a1, 3 इंटू a2, 3 इंटू a2 और 6 इंटू a3, 6 इंटू a3 बराबर 0। अभी मत डालना, 3 कॉमन लेके 0 में भेज दो तो ये भी बन गया a1 प्लस a2 प्लस 2a3 बराबर 0, नंबर 2। अब तीसरा उठाते हैं तो 1 इंटू a1, 1 इंटू a1 और 1 इंटू a2, 1 इंटू a2 और तीसरा उठाए तो 2 इंटू a3 बराबर 0, ये नंबर 3 बना। एक बात आप देख रहे हैं, ये तीनों ही समीकरण जो है वो तीनों के तीनों सेम हैं, तो एक ही गिना जाएगा। कितने गिने जाएंगे, ये एक ही गिना जाएगा। अब लास्ट वाला रह गया -a1 -2a2 -2a2 और -3a3 बराबर 0, ये नंबर 4। तो ये 3 मिला के सेम है,
तो ये एक ही बचा। तो देयरफॉर करके यहाँ लिखिए ऊपर। अब हमारे पास 2 ही समीकरण बचे हैं। दिखने को तो 4 दिख रहे हैं, लेकिन ये तीनों मिला के एक ही है, और ये एक है तो ये दूसरा है, तो के पदों में रह जाएगा, हल होके तो डिपेंडेंट हो जाएगा। तो देयरफॉर इसका मतलब क्या हुआ, यहाँ लिख सकते देयरफॉर द इक्वेशंस 1 2 3 आर सेम है अगर तीनों, देन एक ही बार लिखे जाएंगे। 1 2 3 तीनों सेम है, A1 A2 2A3 A1 A2 2A3 A1 A2 2A3, तो A1 प्लस A2 प्लस 2A3 एक ही बार लिखा जाएगा, जिसे मैंने A कह दिया, पहले भी हो गया ये। 1 इंटू A1 1 इंटू A2 2 इंटू A3, और जो चौथा बचा है उसमें ऋण का गुणा कर दो, इस वाले में ऋण का गुणा कर दो, तो क्या बनेगा 1 इंटू A1 प्लस 2 इंटू A2 और प्लस 3 इंटू A3 बराबर 0 नंबर बी। अब लिखिए फ्रॉम A एंड B गेट 4 थे, 4 से हमारे 2 ही रह गए, क्योंकि ये तीनों सेम है, वो एक बार लिख लिया, और चौथा वाला ये लिखा। फ्रॉम A एंड B गेट A और B से हमें क्या मिला, A1 अपॉन बराबर माइनस A2 अपॉन और बराबर A3 अपॉन। A1 अपॉन कहेंगे, A1 बंद कर लोगे तो 3 1 3 ऋण 4, तो 3 माइनस 4। A2 बंद कर लिया तो 3 1 3 और माइनस 2 3 माइनस 2, और जब A3 बंद कर लिया, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन मेथड जिसे वज्र गुणन विधि कहते हैं, तीसरा बंद कर लिया तो 2 1 2 माइनस 1 2 माइनस 1, दैट इज अभी नहीं, दैट इज नहीं, A1 अपॉन मिला हमें माइनस 1, और यहाँ से 1 मिलेगा लेकिन ऊपर माइनस का है, तो A2 अपॉन भी माइनस 1 और बराबर A3 अपॉन 1 हो गया, A3 अपॉन 1। इसी को हम अथवा करके कैसे लिख सकते हैं, इसी को हम अथवा करके कैसे लिख सकते हैं कि A1 ऋण का गुणा कर दे नीचे, 2 बार माइनस अच्छा नहीं लगता, तो अथवा करके लिख लो। A1 अपॉन 1 बराबर A2 अपॉन 1 बराबर A3 अपॉन माइनस 1 हो गया। इसे कह दीजिए K से, K कह लिया, K से माने कह लिया, दैट इज इसका मतलब A1 का मान आ गया K, A2 का मान भी आ गया K, और A3 का मान आ गया माइनस K। ये वैल्यूएशन हमारे ऐसे ही लिखे रहेंगे, क्योंकि हमारे पास कोई तीसरा समीकरण नहीं है जिसमें मैं रख के का मान निकाल के देखता, तो ये इसी में लिखे रहेंगे। तो क्या हुआ, देयरफॉर अगर हमारे ऐसे ही लिखे रहेंगे तो इसका मतलब के पदों में है, और के पदों में है तो के पर डिपेंड करेंगे, तो कहेंगे देयरफॉर दी वेक्टर्स आर लीनियरली डिपेंडेंट। ये तो यहां तक की बात हो गई डिपेंडेंट। अगेन उन्होंने कॉम्बिनेशन और कहा है लीनियर कॉम्बिनेशन, कोई एक वेक्टर है वो शेष 2 का लीनियर कॉम्बिनेशन है। तो यहाँ पर हम x1 x2 को जोड़ के चलेंगे तो वो बराबर x3 के आ जाए, मतलब किन्हीं 2 वेक्टरों का कॉम्बिनेशन कर दें और तीसरे को मैच कर जाता है, तो हम कह देंगे कि जो थर्ड वेक्टर है वो इज द लीनियर कॉम्बिनेशन है पहले और दूसरे का। कैसे, अगेन कहते हुए तीनों वेक्टर लिखिए जल्दी से। अगेन दी वेक्टर्स आर, फिर वेक्टर लिखिए दोबारा, आधा क्वेश्चन हो गया। अब लिखेंगे अगेन दी वेक्टर्स आर, हमारे पास वेक्टर्स हैं क्या, अगेन दी वेक्टर्स आर क्या है, x1 का मान, x1 की वैल्यू है 2 3 1 माइनस 1, x2 की वैल्यू है 2
3 1, पहला है 2 3 1 -1, अगला है 2 3 1 -2, 2 3 1 -2, और जो x3 है हमारा, x3 है वेक्टर तीसरा, वो क्या है 4 6 2 -3, 4 6 2 -3। हम यहाँ देखते हैं कि अगर 2 और 2 जोड़ दें तो 4 हो रहा है, 3 और 3 जोड़ दें तो 6 हो रहा है, और 1 और 1 जोड़ दें तो 2 हो रहा है, और ऋण 1 और ऋण 2 जोड़ दें तो ऋण 3 हो रहा है। तो आप कहेंगे यहाँ पर हियर x1 प्लस x2 बराबर, तो x1 की वैल्यू रखिए 2 3 1 -1 प्लस, और x2 की है वैल्यू 2 3 1 -2। x1 और x2 को अगर हम जोड़ देते हैं तो क्या बन रहा है, पहले में पहला जुड़ेगा तो ये 4 हो गया, 3 3 6 हो गया, 1 और 1 2 हो गया, और -1 -2 -3 हो गया। तो यहाँ पर क्या बना, x1 प्लस x2 जो है वो बराबर है किसके, ये जो वैल्यू है वो किसकी है, x3 की है। तो x1 प्लस x2 बराबर है x3 के। देयरफॉर क्या कहेंगे, या कहिए हैंस, यहाँ कह सकते हैं हैंस x3 जो है वो इज द, x3 क्या है, x3 इज द लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ x1 एंड x2। ये अर्थ हुआ इसका कि जो x3 है वो x1 x2 का कॉम्बिनेशन है। कॉम्बिनेशन का मतलब x1 x2 को जोड़ते हैं तो x3 आ जाता है। इस बात को कैसे कहा जाएगा, हैंस x3 इज द लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ x1 एंड x2। ये इस तरह से चैप्टर खत्म हो गया। अगला चैप्टर लिखिए क्या है हमारा, एक चैप्टर और बढ़िया वाला बचा है, खत्म होने के कगार पर है। अगला चैप्टर लिख लीजिए, कैरेक्टरिस्टिक रूट्स एंड वेक्टर एंड कैली हैमिल्टन थ्योरम। कैरेक्टरिस्टिक मीन्स होता है हिंदी में अभिलाक्षणिक, और रूट्स माने मूल, तो अभिलाक्षणिक मूल और अभिलाक्षणिक वेक्टर, ये आधा पार्ट हो गया इस चैप्टर का। और उसके बाद एंड लिखा है तो अगला पार्ट शुरू हो जाएगा एंड से, कैली हैमिल्टन थ्योरम प्रूव किया करेंगे, और उसके द्वारा एंड फाइंड ए इनवर्स एंड ए इनवर्स 2। ए पे घात ऋण 1 को कहते हैं ए इनवर्स, तो ए पे घात ऋण 2 को क्या कहेंगे, ए इनवर्स 2। तो यहाँ तक आज हमारा कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट वीडियो में चलेगा कैरेक्टरिस्टिक रूट्स एंड वेक्टर एंड कैली हैमिल्टन थ्योरम।